नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाक टिकट प्रदर्शन का उद्घाटन किया है और इस दौरान सीएम योगी ने डाक विभाग का शुक्रिया भी किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। कि डाक टिकटों का संग्रह एक समय लोगों का एक शौक हुआ करता था। डाक सेवाओं के बगैर जीवन अधूरा समझा जाता था और कोई व्यक्ति और कोई परिवार ऐसा नहीं था जो किसी न किसी रूप में डाक सेवाओं के साथ न जुड़ा रहा हो। जब साधन नहीं थे, आवागमन के भी साधन सीमित थे, दूर संचार की सेवाएं नहीं थी या ना के बराबर थी, बहुत कम थी, केवल लैंडलाइन टेलीफोन कहीं कहीं दिखता था। उन स्थितियों में समग्र विकास के जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीजों का केंद्र बिंदु पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम रहा हो या फिर पैसे भेजने का माध्यम मनी ऑर्डर के माध्यम से रहा हो या फिर छोटी पूंजी को जमा करने के लिए एक सामान्य परिवारों के लिए वे केंद्र वो हुआ करता था। लेकिन अपनी इन रचनात्मक गतिविधियों के साथ डाक टिकटों के संग्रह को एक समय काफी रुचि का क्षेत्र बना दिया था डाक सेवाओं ने, और डाक विभाग ने उसके माध्यम से पूरे वर्तमान को समेटते हुए अतीत को जोड़ने का एक बेहतर प्रयास भी किया था। आज हम सब यहां पर जुड़े हैं। हमने यहां पर देखा है कि जो 300 प्रकार की अधिक फ्रेम्स यहां लगे हुए हैं। जब हम लोगों ने एग्जीबिशन का यहां पर अभी उद्घाटन किया है, आजादी के बाद से लेकर के और लगातार अब तक अलग अलग समय में कौन से डाक टिकट और स्पेशल कवर जारी हुए हैं, उन सबको हमें देखने का अवसर प्राप्त हुआ। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि यहां पर हमें भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के कालखंड के दौरान राम वनगमन पथ उत्तर प्रदेश के वे प्रमुख 14 क्षेत्रों को भी इस स्पेशल कवर के माध्यम से देखने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी यह एक कलेक्शन तो है ही, अतीत को जोड़ने के साथ ज्ञानवर्धन और मनोरंजन दोनों का एक माध्यम भी इसके माध्यम से बन रहा है। सीएम योगी मुरादाबाद में आयोजित आर्यवीर महासम्मेलन में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन तक में आर्य समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जब शुद्धिकरण आंदोलन के पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद जी की विधर्मियों ने हत्या कर दी थी, तब स्वामी श्रद्धानंद जी की जलाई गई स्वतंत्रता और शुद्धिकरण की ज्वाला ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम ने यह भी कहा है कि आज भी व्यक्तिवाद मिटा नहीं, पर पिछले 8 सालों में देश नया रूप ले रहा है। समाज के हित के लिए व्यक्ति नहीं, संगठन और सत्ता काम करती है। सरकार हिंदी और संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण दिलवाए हैं, जिसमें सांस्कृतिक विरासत का उत्थान भी शामिल है। और हमने प्रदेश में मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में तैयार कर दी हैं। अगले साल तक मेडिकल के सभी कोर्स हिंदी में उपलब्ध होंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि ऋषि परंपरा के साथ पुरुषार्थ को जागृत करने का आह्वान भी करूंगा। हमारे युवा सबसे प्रतिभाशाली हैं। आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था।
लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं, उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने शुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्ध के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्ध के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्ध का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। और आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियों में बीजेपी इन दिनों पूरी तैयारी में जुटी हुई है और इसी बीच तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा भी की है। इस दौरान राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वाराणसी, जो कि बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता है और काफी समय से महापौर के रूप में बीजेपी का प्रत्याशी ही यहां पर जीतता आया है और इसी को बरकरार रखने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी और आज खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे हैं। आज बनारस आए हैं, यहाँ सरकारी काम भी हैं, पार्टी के भी काम हैं और चूँकि काशी धर्मनगरी है तो यहाँ दर्शन के कार्यक्रम भी हैं। तो यहाँ आज लगातार अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। नगर निगम भाजपा का था, भाजपा का रहेगा, पूरा विश्वास है। उसकी तैयारी को लेकर आज बैठक भी। इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले नेता, एक तरह से एक आदर्श मॉडल देने वाले कि देश का जितना भ्रमण प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने किया है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में जितना प्रवास आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है, वह बाकी मुख्यमंत्री तो कभी घर ऑफिस से, लखनऊ से अपने बंगलों को छोड़ करके निकलते ही नहीं थे, इसलिए नहीं जाते थे। तो आज एक ये परिवर्तन है, एक कि जनता का सेवक जनता के बीच में रहता है। और वहीं वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मछुआ समुदाय के लिए बड़ी योजना दी है और इसके लिए क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने दिया है, जिसके लिए बिना गारंटी के इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। निषाद राजकोष योजना, मछुआ कल्याण कोष योजना का लाभ मिला है और मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि मछुआ समुदाय के आरक्षण पर बीजेपी सरकार पहल कर रही है और जल्द ही अमल में इसको लाया जाएगा। सरकार ने नदियों से जुलाई और अगस्त महीने में मछलियों के बच्चे पकड़ने पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था कि प्रधानमंत्री जी ने इस मछुआ समुदाय की तरफ बड़ी चिंता की। 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने लाट किया, फ्री का बीमा दिया है। 5 लाख डिसेबिलिटी होने, मतलब कैजुअलिटी होने पर, 2.5 लाख डिसेबिलिटी होने पर, 25,000 को भर्ती होने पर है। इनके लिए क्रेडिट कार्ड दिया है कि बिना किसी गारंटी के भी इनके पास केवल जाल होगा, नाव होगा या मछली पालने का, मछली बेचने का कोई भी होगा, उसको 1,60,000 कोलेटरल गारंटी।
निषाद राजबोट योजना है, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, इनके लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है कि इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर IAS PCS बने, इनको भी आगे बढ़ाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी को इस बात का हमारे तरफ से, हमारे समाज की तरफ से उन्हें बता देना था। और काशी विश्वनाथ नगरी को भी, अगर उन्होंने इसको भी दुनिया के पटल मिला है तो उसको भी धन्यवाद देना था। किसान नेता राकेश टिकैत आज ग्रेटर नोएडा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट के नीचे तीनों प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच वो पहुंचे हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने अधिकारियों से मांग करते हुए कहा कि किसानों को उचित मुआवजा मिले, युवाओं को रोजगार और प्राधिकरण में फैले भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे भारत में जहां किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार दौरे भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट के नीचे पिछले कई घंटों से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि तीनों प्राधिकरण में बैठे अधिकारी जबरदस्त भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण किसान एक तरफ जहां अपनी जमीन अपने हाथों से गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। किसानों का यह भी कहना है कि जमीन अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीन तो ली जा रही है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। साथ ही जिले में उद्योग लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनके युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते युवा बेरोजगार होने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे धरने चले हुए हैं। जब भी हम किसी रास्ते से निकलते हैं, अगर कहीं किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो हम उनके पास को होगा जरूर जाते हैं। तो यहाँ पे कल एक बड़ी पंचायत यहाँ पर नोएडा में हुई और हम हाथरस में थे कल। तो आज जब यहाँ से मुझे फोन कर जा रहे तो इन लोगों से बैठ के बातचीत करी, तो इन्हें बताया कि कल भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है और हमारा ये है कि प्रशासनिक अधिकारी बैठ के इनसे बातचीत करें और रेट बढ़ने चाहिए। आज महंगाई बढ़ रही है, इन किसानों को जमीन का मुआवजा अगर अभी मिलेगा वो इनको मिलेगा, उसी से इनको फायदा होगा। इनकी जमीन चली गई तो फिर इनके पास में कुछ नहीं है, रोजगार इनके पास में नहीं है, नौकरियां इनकी नहीं लगती, तो इनका रेट बढ़ना चाहिए। और वे धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ ही इस साल के छठे दीप उत्सव को बेहद खास रूप से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या के सरयू घाट से लेकर सभी प्रमुख मठों मंदिरों को सजाया और संवारा जा रहा है। और वहीं इस बार की सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के साथ ही पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। राज अभिषेक का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं अयोध्या के छठवें दीप उत्सव पर एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए 15 लाख दीप यहां पर जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी और सरयू तट के किनारे 37 घाटों पर दीप प्रज्वलित किए जाने हैं और 18,000 वॉलंटियर को तैयार किया गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने बताया है कि दीप उत्सव की सफलता के लिए पूजन कर हमने देवी देवताओं से आशीर्वाद भी मांगा है। दीप उत्सव को लेकर दीपक, तेल बाती और मोमबत्ती अवध विश्वविद्यालय पर लोग दे सकते हैं। कुलपति ने यह भी कहा है कि मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसमें दीपों के कार्यक्रम को जनता के माध्यम तक लाइव अपडेट के जरिए पहुंचाया जा सकेगा। दीपोत्सव की विस्तृत तैयारी हो रही है यहाँ पे और इस बार और भव्य दीपोत्सव हम लोग मनाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने विचार किया है कि जो हमारे जो नागरिक हैं, समाज है और आसपास के जनपद से जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं दीपोत्सव को देखने के लिए, उसके लिए इस बार हम लोग व्यापक व्यवस्था करेंगे। जो हमारे लाइट एंड साउंड शो है और प्रोजेक्टर शो है वो उन लोग को भी हम लोग दिखाएंगे। टोटल इस बार हम 12 शो आयोजित करने जा रहे हैं। उसका जो मेन शो होता है उसका 12 शो आयोजित करेंगे इस बार। और जो हमारे रामलीला का मंचन है जिसमें अभी तक हमारे 7 कंट्रीज और 8 स्टेट का स्वीकृतियाँ आ चुकी है, उसके लिए और भी ट्राई चल रहा है। तो उसमें हम लोग जगह जगह पे हम लोग आयोजन करेंगे। अभी हम लोगों ने 8 लोकेशंस तय किए हैं, तो उसका भी एक टाइमलाइन जारी करेंगे हम लोग कि टाइमलाइन कहाँ कहाँ है और इससे हमारे नागरिकगण उसको लाभान्वित हो सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और एक विस्तृत कार्य योजना होगी और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जाएगा क्या क्या कार्यक्रम है और कब कब होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 22 और 23 का अभी हमारा फाइनल हो गया है। जो रामलीला का मंचन होगा, जो विभिन्न देशों के कलाकार आ रहे हैं और अपने देश में कई राज्यों के कलाकार आ रहे हैं, तो उसका स्पेसिफिक टाइम हम लोगों ने 5 से लेकर 9 बजे तक निर्धारित किया है। और वो हर एक जगह वो 8 जो स्थान जो हम लोगों ने चिन्हित किया है वहाँ पे वो शो आयोजित किए जाएंगे और उसको लोग देख सकते हैं और उसकी बेहतर व्यवस्था की जाएगी। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक फर्रुखाबाद जिले के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने राम मनोहर लोहिया पुरुष अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली है और इसके बाद ब्लड बैंक में
बीमारी की जांच के लिए लगे हेल्थ एटीएम को भी उन्होंने देखा है। इस दौरान पीडियाट्रिक वार्ड के बाहर बैठे शमशाबाद के गांव की बड़ी कुइया के तीमारदार के पास ब्रजेश पाठक बैठ गए और तीमारदार ने बाजार से दवाई खरीदने की शिकायत भी की है। मंत्री ने दवाई देखी और सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से नाराजगी भी उन्होंने जताई है। डिप्टी सीएम सीढ़ियों से नीचे आए तो गंदगी देखकर सीएमएस को जमकर फटकार भी लगाई है और बर्न वार्ड का शौचालय गंदा मिलने पर नाराजगी उन्होंने जताई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने करीब 40 मिनट डीएम, एसपी और सीएमएस और सीएमओ के साथ बैठक भी की है। आज फर्रुखाबाद जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का और साथ ही साथ में जिले की कानून व्यवस्था का बिंदुवार हमने आख्या प्राप्त की है। फर्रुखाबाद जनपद को सबसे जनपद की श्रेणी में हम लोग रख करके चल रहे हैं। हर स्थिति में यहाँ उच्च कोटि का इलाज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है। सभी को निःशुल्क दवाइयाँ मिलेंगी और मिल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पदों की रिक्तता यहाँ पर है, उनको भर्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी है और वो सीएमओ साहब और सीएमएस महोदय जो भी यहाँ रिक्तियाँ हैं उनको तत्काल भरेंगे और उसके बाद रिपोर्ट करेंगे। लखनऊ के अधिकारियों से भी बात करके एमडी एनएचएम से उनसे कह दिया गया है कि तत्काल इसको भर्ती करें।